हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। आई एम रेनू। कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑफ इनकम टैक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, रिपीटेड एवरी ईयर। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके या तो जून या दिसंबर के एग्जाम में पक्का आता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Arrange the steps to e-filing of income tax return in correct sequence, right? E-filing of income tax return. So हमने क्या करना है? Steps को arrange करना है. Register yourself, verify ITR, 5 select the requisite form and fill form and upload. So हमने बताना है कि कौन से correct steps होंगे for filing e-filing of income tax return, right? सबसे पहले क्या करना होगा? रजिस्टर करना होगा। सो फर्स्टली तो हम लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे। जो सेसी होगा वो क्या करेगा? रजिस्टर करेगा खुद को, राइट? देन उसके बाद सिलेक्ट द रिक्विसाइट फॉर्म, फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट फिल फॉर्म एंड अपलोड एंड वेरीफाई, उसके बाद वेरीफाई होगी, वेरिफिकेशन होगी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड, यानी ऑप्शन ए, राइट? सबसे पहले एसएससी खुद को रजिस्टर करेगा। आफ्टर दैट सिलेक्ट द रिक्विसाइट फॉर्म, फिल फॉर्म एंड अपलोड एंड उसके बाद क्या करेगा? वेरिफिकेशन करेगा, राइट? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टैक्स प्लानिंग इज ऑनेस्ट एंड राइट अप्रोच टू अटेन द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन लॉज विद इन इट्स फ्रेमवर्क ओनली। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग आर, कहते हैं जो टैक्स प्लानिंग होती है वो क्या होती है? ऑनेस्ट एंड कहते हैं राइट अप्रोच है, सो दैट कि हम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके ऑफ टैक्सेशन लॉज, बट विद इन इट्स फ्रेमवर्क ओनली, उसके फ्रेमवर्क के अंदर रह के। सो हमने बताना है कि जो टैक्स प्लानिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि हम जो असेसिस होते हैं, जो टैक्स पेयर्स होते हैं, वो टैक्स प्लानिंग क्यों करते हैं? प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, अनहेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन एंड इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी। सबसे पहले अगर आप लोगों को कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो आप लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स हो, अगर कोई क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछे गए हो और अगर आपको ऑप्शंस में कोई ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स गिवन हो, सबसे पहले तो उनको आप लोगों ने क्या करना है? एलिमिनेट करना है, राइट? सो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अनहेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, सो अनहेल्दी ग्रोथ के लिए तो कोई टैक्स प्लानिंग नहीं करेगा, राइट? सो हम इसको एलिमिनेट कर दें। सो इजिली हमारे पास हमारा आंसर क्या है? आ जाता है ऑप्शन बी, यानी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। amount unutilized in capital gain account scheme for which exemption claimed under section 54 shall be treated as long term capital gain if, राइट? कहते जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में हमारी अमाउंट अनयूटिलाइज्ड रह गई है, जिसके लिए कि हमें एग्जेम्पशन मिलती है, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है एसएससी अंडर सेक्शन 54, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब ट्रीट किया जाएगा? 2 years have expired from the date of transfer, 2 years have expired from the date of deposit, 3 years have expired from the date of transfer and 3 years have expired from the date of deposit. So जो अमाउंट है अनयूटिलाइज इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, उसको ट्रीट किया जाएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर 3 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, कि जब वो अकाउंट जब वो अमाउंट ट्रांसफर हुई है इन कैपिटल गेन अकाउंट, सो अगर उससे उसके 3 years एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not included in the term income under the Act 9 income under इनकम टैक्स एक्ट 1961? इनमें से कौन सी चीज को इनकम नहीं कंसिडर किया जाता? रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, डिविडेंड एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। सो इनमें से हमारी इनकम कौन सी नहीं है? रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस,
this is an income. Profits and gains of business and profession, this is also considered as income, and dividend is also considered as income. But profit in lieu of salary is not treated as income. So correct option is option D. Clear? Moving to the next question. Which of the following is not a head of income as prescribed by the Income Tax Act? Income from salary, income from house property, income from foreign earnings, income from business and profession, and income from capital gains. बहुत इजी क्वेश्चन है. इनमें से कौन सा कहते हैं हेड ऑफ इनकम नहीं है एज प्रेस्क्राइब्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज इनकम फ्रॉम फॉरेन अर्निंग्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following will be considered as tax planning effort? इनमें से हमने बताना है कि किसको tax planning effort as considered किया जाएगा. फर्स्ट वन इज कहते हैं मिस्टर ए ने परचेज किया ए हाउस फॉर सेल्फ रेजिडेंस ऑफ ₹8 lakh by taking a loan of 60 lakh from SBI at 10% interest instead of using his own funds. Right? कि मिस्टर ए ने कहते 60 लाख का लोन लेकर उन्होंने अपने खुद के रहने के लिए एक 8 लाख का घर खरीदा, जिसके लिए लोन के लिए उन्होंने 10% इंटरेस्ट भी पे किया इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज ओन फंड्स. नेक्स्ट, मिस्टर ए मेड इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग 12% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ टिस्को वर्थ ₹1.50 lakh. राइट? कि मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट की एंड परचेज किए 12% कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ टिस्को जो कि 1.5 लाख के थे. नेक्स्ट, मिस्टर ए परचेज्ड 100 ग्राम गोल्ड बिस्किट्स ऑफ 2.5 lakh फ्रॉम SBI ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली. दिवाली से उन्होंने 100 ग्राम के गोल्ड बिस्किट्स खरीदे ऑफ 2.5 lakh. And Mr. A invested ₹1 crore in purchasing 5 acres of agricultural land in his native village in Gaya. राइट? कहते हैं मिस्टर ए ने क्या किया, इन्वेस्ट किए ₹1 crore in purchasing 5 acres of agricultural land in his native village in Gaya. नेटिव मीन्स जहां पे वो रहते थे पहले. राइट? सो हमने बताना है कि इनमें से कौन से टैक्स प्लानिंग एफर्ट हैं कि जिसकी वजह से उनको टैक्स कम पे करना पड़ेगा. राइट? सो अगर हम देखें मिस्टर ए ने क्या किया, परचेज किया एक हाउस फॉर सेल्फ रेजिडेंस ऑफ ₹8 lakh. उन्होंने लोन लिया बाय 60 lakh फ्रॉम SBI एट 10% इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज ओन फंड. सो दिस इज अ टैक्स प्लानिंग एफर्ट. सो हमारा ऑप्शन 1 क्या है, कंसीडर किया जाएगा. सो अगर ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है देन हमारे 2 ऑप्शंस क्या है, एलिमिनेट हो गई. राइट? सो अब हमारे पास बचे हैं ओनली सेकंड एंड फोर्थ, यानी थर्ड भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है. राइट? सो अभी हम देखेंगे सेकंड. मिस्टर ए ने कहते हैं इन्वेस्टमेंट की है इन परचेजिंग 12% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ टिस्को वर्थ 1.5 lakh विच इज ऑल्सो नॉट अ टैक्स प्लानिंग एफर्ट. बट मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया है 1 crore इन परचेजिंग 5 acres ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जिसपे कि हमें एग्जेम्पशंस मिलती हैं. सो दिस इज ऑल्सो ए टैक्स प्लानिंग एफर्ट. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ इज कंसिडर्ड एज अ टैक्स प्लानिंग एफर्ट. Clear? Next question. Match the items of list 1 with the items of list 2. Types of income given है and also हमें मैच करना है इनको with their heads of income. Salary, bonus, commission etc. received by a working partner of a firm. यानी ये क्या है हमारा business and professions. So A का आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4, यानी हमारे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. एंड नाउ पेंशन रिसीव्ड बाय विडो ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सो ये है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस, ये हो जाएगा हमारा income from short term capital gains. And compensation received from the government on compulsory acquisition of land and profit earned is income from capital
gains. Clear? So correct option is option D. Moving to next question. Which of the following amount of penalty is imposable under section 272BB? 272BB के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज की जाती है? अगर कोई एसएससी सेक्शन 139A के प्रोविजंस को फुलफिल नहीं करता, देन असेसिंग ऑफिसर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 272BB के अकॉर्डिंग उनको 10,000 रुपीज की पेनल्टी क्या होती है, इम्पोज की जाती है. सर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. कितनी पेनल्टी होती है, 10,000. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Agricultural income is exempted from Income Tax Act under the following section: 2 subsection 1A, 10 subsection 1, 10 subsection 2 and 10 subsection 4. So हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन assertion कह रहा है if the interest is payable outside India, tax must be deducted at source. राइट? कहते हैं इंटरेस्ट अगर क्या किया जा रहा है, आउटसाइड इंडिया पे किया जा रहा है, देन टैक्स भी क्या होना चाहिए, बट जो टैक्स है वो क्या है होना चाहिए, डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब उस पर टीडीएस कटना चाहिए. एंड रीजन क्या है, रीजन कह रहे हैं इफ टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स द अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम. अगर कहते टैक्स पे टीडीएस नहीं कट किया, डिडक्ट किया जाता, देन जो अमाउंट की एज अ इंटरेस्ट पे की गई है विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम. सो हमें बताना है कि assertion is correct and reason is correct and R is the correct explanation of A, and A is correct but R is wrong and A is wrong but R is correct. So हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को देखें, कहते इंटरेस्ट अगर आउटसाइड इंडिया पे किया जा रहा है तो उस पर टीडीएस कटना चाहिए, एंड रीजन भी क्या कर रहा है, उसको फुली सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज कहते अगर टीडीएस उस पर नहीं कटा देन उस अमाउंट को हम लोग डिडक्शन के लिए भी अलाउएबल नहीं कर सकते. सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर ट्रू अबाउट टैक्स प्लानिंग. हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स क्या हैं टैक्स प्लानिंग के लिए करेक्ट हैं. फर्स्ट वन इज tax planning is the process of analyzing a financial plan or a situation from a tax perspective. right? tax planning कहते हैं एक प्रोसेस है जहाँ पे हम फाइनेंशियल प्लान या किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं फ्रॉम टैक्स परस्पेक्टिव से. नेक्स्ट, the objective of tax planning is to make sure there is tax efficiency, जिसकी वजह से with the help of tax planning one can ensure that all elements of a financial plan can function together with maximum tax efficiency. राइट? कहते टैक्स प्लानिंग की वजह से क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स जो एक फाइनेंशियल प्लान है के होते हैं वो क्या है, मैक्सिमम टैक्स एफिशिएंसी में टुगेदरली फंक्शन करते हैं. नेक्स्ट, reducing tax liability and increasing the ability to make contributions towards retirement plans are critical for success. right? कहते हैं reducing tax liability and increasing the ability to make contribution towards retirement plans are critical for success. कि एक तरफ तो हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं एंड दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट प्लान्स के लिए अलग अलग स्कीम्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो दोनों कहते हैं क्रिटिकल हो सकते हैं सक्सेस के लिए. नेक्स्ट, tax planning compromises various considerations such as size, the timing of income, timing of purchases, planning are concerned with other kinds of expenditures. right? tax planning कहते हैं कि में हम लोग क्या करते हैं, साइज देखते हैं, टाइमिंग ऑफ इनकम देखते हैं, टाइमिंग ऑफ परचेजेस देखते हैं, एंड ऑल्सो प्लानिंग करते हुए जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट, the chosen investments and the various retirement plans should go hand in hand
with the tax filing status as well as the deductions in order to create the best possible outcome, right? कहते जितनी हमारी चूजन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एंड जो वेरियस रिटायरमेंट प्लान्स हैं वो भी कहते क्या है, हैंड इन हैंड, साथ ही साथ चलती है विद द टैक्स फाइलिंग स्टेटस एज वेल एज द डिडक्शंस इन ऑर्डर टू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। सो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है टैक्स प्लानिंग के लिए करेक्ट हैं, यानी कौन से कंपोनेंट्स क्या है टैक्स प्लानिंग के से रिलेटेड हैं। सो अगर हम फर्स्ट देखें तो टैक्स प्लानिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ए फाइनेंशियल प्लानिंग सिचुएशन फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव, बिल्कुल करेक्ट। जो ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स प्लानिंग का वो क्या होता है, टैक्स एफिशिएंसी लेके आना, बिल्कुल करेक्ट। रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी एंड इंक्रीजिंग द एबिलिटी इज ऑल्सो क्रिटिकल, बोथ आर क्रिटिकल, बिल्कुल करेक्ट। टैक्स प्लानिंग के टाइम पे हमें इनकम कितनी है, परचेजेस कितनी है, एक्सपेंडिचर्स कितनी है, वो भी देखनी पड़ती हैं, बिल्कुल करेक्ट। कहते जो इन्वेस्टमेंट्स हम चूज़ करते हैं, जो भी रिटायरमेंट प्लान्स हम लोग चूज़ करते हैं वो भी हमें देखने पड़ते हैं हैंड इन हैंड विद द टैक्स फाइलिंग स्टेटस एज वेल एज डिडक्शंस, बिल्कुल करेक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ओन और लीज एन एसेट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, कि अगर हम किसी एसेट को ओन कर रहे हैं या उसको लीज पे ले रहे हैं तो एसेसी को कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है कंसीडर करनी पड़ती हैं। फर्स्ट वन इज द असेसी शुड फॉलो सच अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग एन एसेट जिसकी वजह से उसकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो एंड प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स आर ग्रेटर, एंड टैक्स पे करने के बाद उसके प्रॉफिट्स क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। Own funds should not be used in purchase of an asset because interest on owned fund is not deductible in computing total income, whereas interest on borrowed funds is deductible, right? कहते खुद के funds कभी use नहीं करने चाहिए because जो उस पे interest मिलता है उसको उसकी कोई deduction available नहीं है, but जो interest on borrowed funds है वो क्या है, deductible है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, वी कैन इन्वेस्ट the own fund outside the business and the interest earned will offset the interest payable payment of outside loan, right? कहते अगर हम किसी अपने फंड को कहीं और आउटसाइड बिजनेस में लगा देते हैं और उससे जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है उसी इंटरेस्ट से हम अपने लोन की जो इंटरेस्ट है वो उसकी पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। सो और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते अंडर सेक्शन 194 IB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एन इंडिविजुअल और HUF who is not required to get his accounts audited under 44 AB who is responsible for paying to a resident any rent, राइट जो कि कहते कोई भी इंडिविजुअल और HUF है जिसने अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने की ज़रूरत है अंडर 44 AB के अंडर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि किसी रेजिडेंट को किसी रेंट की पेमेंट करनी है, शैल डिडक्ट इनकम टैक्स फॉर द यूज ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ इफ द रेंट एक्सीड, राइट। इनकम टैक्स एक्ट उसको डिडक्शंस मिल सकती हैं किसी की भी लैंड और बिल्डिंग को यूज करने के लिए अगर उसका रेंट क्या है, कितनी अमाउंट से एक्सीड होना चाहिए, 50,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ और 40,000 पर मंथ। सो अगर उसने क्या है डिडक्शंस के लिए अप्लाई करना है, सो रेंट मस्ट बी एक्सीड 50,000 पर मंथ, यानी 50,000 से अगर ज़्यादा एक महीने का रेंट है तो उसको क्या है डिडक्शंस मिल सकती हैं। Next questions. Which of the following statements is correct in regards to health and education cess? First one is amount of income tax shall be increased by health and education cess, कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की वजह से जो इनकम टैक्स एक्ट की अमाउंट है यानी टैक्स हमारा जो डिडक्ट होता है उसकी वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शैल बी इंक्रीज्ड बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, राइट। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स एंड सरचार्ज की अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है
बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, इनकरेक्ट हो जाएगी, एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स एंड सरचार्ज दोनों इंक्रीज होते हैं बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Interest on excess refund is not payable if the amount of refund is, अगर कहते हैं इंटरेस्ट जो होता है एक्सेस रिफंड पे वो पेबल नहीं है अगर अमाउंट ऑफ रिफंड कितने होनी चाहिए, लेस देन 10,000, more than 10,000, more than 11,000 and more than 15,000. So interest on excess fund is not payable if the amount of refund is less than 10,000. अगर जो amount of refund है वो कितनी होनी चाहिए, less than 10,000 हो। Clear? So correct option is option A. So this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my videos. Stay tuned for more such videos.